हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, एनर्जी क्या होता है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में कर चुका, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, दो तरह की ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, एक गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों के बारे में तो जल्दी जल्दी यहाँ फास्ट वे में हम फटाफट इसको स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, और जो नया ऊर्जा का रूप है उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु के अंदर में, किसी भी वस्तु के अंदर में काम करने की जो क्षमता आ जाती है वो ऊर्जा होता है। हर एक वस्तु के पास काम करने की क्षमता आ जाती है, वो एनर्जी होता है। ठीक है, वो ऊर्जा का एक रूप होता है। जैसे मार्कर है तो मार्कर के पास ऊर्जा कब होगा, जब इसमें काम करने की क्षमता आ जाएगी, है ना। जैसे इसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु पर किसी और ऑब्जेक्ट पे लिखा जाता है, लाइक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पे हमने इसको लिखने का काम किया तो इसके पास एनर्जी आ गया, ऊर्जा आ गया। ठीक है, हर एक वस्तु के पास ऊर्जा आ जाती है ना। तो ऊर्जा का अर्थ सिंपली याद रखिएगा, यहाँ पर शक्ति लिखा होगा, शायद आपको ना लिखा है ना। ऊर्जा का सिंपली अर्थ याद रखिएगा, शक्ति है या बल है। अब किसी वस्तु में बल लगाते हैं या किसी वस्तु के पास पावर है, इट मींस कि उसके पास पावरफुल ऊर्जा होता है ना, एनर्जी होता है। ठीक है, आज हमारे पास एनर्जी है तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आपके पास भी एनर्जी है, आप बैठे हो या खड़े हो या सुन रहे हो या इनफैक्ट कुछ भी कर रहे हो, वो एनर्जी है हमारे। बल्कि ऊर्जा का अलग अलग रूप होता है। ठीक है, बहुत सारे ऊर्जा का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। कार्य करने की क्षमता को, ये क्षमता होगा, क्षमता लिखा होगा, सॉरी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला कोई भी बल वस्तु में ऊर्जा, वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन का कारण बनता है। ऊर्जा जो होता है, एनर्जी, या तो शक्ति होगा या तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है, बल होता है। ठीक है, वो ऊर्जा का एक कारण बन सकता है, ऊर्जा में परिवर्तन का कारण बन सकता है। लाइक एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, इसके पास अपना एक ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी रखा हुआ है। अगर इस पे फोर्स लगाते हैं, अगर इस पे बल लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, काम करने की क्षमता आ जाएगी और ये वस्तु अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। तो जितना दूर गया है उसके पास ऊर्जा आ गया। वो कौन सी ऊर्जा होगी, गति के दौरान जो ऊर्जा आती है वो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गया। तो ऊर्जा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन, काम करने की क्षमता में बल, वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन का कारण बनता है ना। एक स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में हो गया, क्योंकि वस्तु विराम में था तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, अब वो गति में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हो गया। ठीक है, तो ऊर्जा का ऐसा है, मात्र सिंपली आपको पता है, जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा में केवल परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं होता है, केवल और केवल परिणाम होगा। कोई किसी भी दिशा में ऊर्जा सेम होता है ना, ऊर्जा का कोई दिशा होता ही नहीं है, ये चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो या वेस्ट हो या ईस्ट हो, कोई भी दिशा हो, एनी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, एनीथिंग डायरेक्शन, सब ऊर्जा का क्या होता है, परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो कार्य के सूत्र से हमने पढ़ा है कि W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो ऑब्वियसली वस्तु क्या होगा, वस्तु पे फोर्स लगाएंगे, वस्तु पे बल लगाएंगे, वस्तु डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस कहता है कि जब वस्तु पे फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उन दोनों के गुणनफल को वर्क कहते हैं। लेकिन आम जिंदगी में हम लोग कोई भी चीज लेके खड़े हुए, फोर्स लगा रहे, लेकिन हमारा विस्थापन हुआ ही नहीं, तो उस टाइम पर हमारा कार्य जीरो होगा। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आगे गए ही नहीं, हमारा कार्य जीरो हो जाएगा उस टाइम पर। ठीक है, ये समझना बेसिक चीज है। F into S, तो खैर यहाँ काम करने की क्षमता को अगर हम ऊर्जा कहते हैं तो W बराबर F into S, ऊर्जा में परिवर्तन का कारण तो बना, वो तो मैं समझा दी। तो F into S, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क है। अब काम करने की क्षमता कब आती है, जब उसके पास ऊर्जा होती है। तो इसको डायरेक्टली, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ऑब्वियसली वर्क जीरो होगा, है ना। तो उस टाइम पर क्या होगा, वर्क जीरो होगा तो जब एनर्जी उसके पास है, एक्चुअल में उसकी गतिज ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं होगा, अपनी जगह पर रुका रहेगा। तो वो वस्तु के पास जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया, ऊर्जा अदिश राशि है। तो ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऊर्जा का। ऊर्जा वह कारण है जिससे हम हर सुबह उठकर अपने कार्यों को कर पाते हैं। हमारे शरीर में बढ़ने में भी ऊर्जा का ही योगदान होता है, चाहे मनुष्य हो, कवक हो, बैक्टीरिया हो, जानवर हो, सभी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना।
सभी जो है वो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जितने भी जानदार हैं या बेजानदार हैं, जितने भी सजीव एनर्जी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे के पास ऊर्जा होती है। अब वो सब जितने भी सजीव प्राणी है वो अपने भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए, आप सुन रहे हो या आप बोल रहे हो या चल रहे हो, इट मीन्स कि क्या हमारे पास जो ऊर्जा आई वो कैसे आया। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के पास ऊर्जा आता है वो ग्लूकोज का विखंडन से आता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा वहाँ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ऊर्जा हर चीज़ के पास होता है। पौधों का जीवित रहना और विकसित होना भी ऊर्जा पर ही निर्भर होता है। हर एक वस्तु हो, चाहे वो सजीव या निर्जीव, सबके पास ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अगला पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल से होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक वही होगा और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होगा। यहां देखेंगे 1 जूल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर। 1 न्यूटन पर मीटर है 1 जूल बराबर, कैसे आया? तो आपको पता होगा W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस होता है। ठीक है, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। कार्य ऊर्जा का एक रूप होता है, तो कार्य यहाँ पे हम एनर्जी E लिख सकते हैं, F इंटू एस। यहाँ पर अगर हम जूल निकालेंगे तो फोर्स का होता है न्यूटन, S क्या हो गया? S क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। तो न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर होगा, प्रति मीटर नहीं होता है ना। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर होगा। ठीक है, अगर एक वस्तु को 1 मीटर की एक वस्तु को 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया गया, उसमें लगने वाला जो बल है वो 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन 1 मीटर बराबर क्या होगा? 1 जूल। गुना करेंगे तो हाँ, 1 किलो जूल बराबर होगा 1000 जूल होता है ना। 1 किलो जूल, किलो में ऑब्वियसली 10 का पावर 3 जुड़ेगा, तो जूल है तो जूल हो जाएगा। 10 का पावर 3 मतलब 1 पर 3 जीरो। अब याद रखिएगा सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है, अर्घ। ठीक है, जो बराबर होगा, दोनों में रिलेशन क्या है? जूल और अर्घ में। तो लिखा हुआ 1 जूल बराबर 10 का पावर -7 अर्घ। इसको याद रखिएगा, मेन पॉइंट एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। 1 जूल बराबर 10 का पावर -7 अर्घ होता है। ठीक है, तो ये था ऊर्जा। ऊर्जा का कुछ एसआई मात्रक थे, ऊर्जा के बारे में याद रखिएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से हम इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। सीजीएस में अर्घ होता है 1 जूल बराबर 10 का पावर -7 अर्घ। नोट कर लें। हाँ, अगला टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा। जो एक्चुअल में हम लोग जो ऊर्जा है हम लोग के पास वो यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, अब वो 2 तरह का होता है, एक तो गतिज ऊर्जा है, एक तो स्थितिज ऊर्जा है। तो हर एक वस्तु के पास 2 तरह की ऊर्जा होती है। एक उसका गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा, और स्थिति में पोजीशन में बदलाव के कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में सेपरेट देखते हैं एक बार फिर से। चलिए फटाफट देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गतिज ऊर्जा है ना, इसको बोलेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, हर वस्तु के पास गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होने की क्षमता होती है, तो उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गोली में उसकी गति के कारण ऊर्जा होती है। गोली में, बंदूक की गोली में गति के कारण उसके पास ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा हो गया उसका। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, हमेशा गतिज ऊर्जा क्या होगा? धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक। वैसे ऊर्जा ऋणात्मक होता ही नहीं है, धनात्मक ही होगा। बंदूक से छोड़ी गई गोली, चूंकि बंदूक से गोली निकलेगा तो वो गति में होगा, तो गतिज ऊर्जा हो गया। धनुष से छोड़ा गया तीर, है ना। आपने देखा भी होगा कि कभी तीर कमान वाले क्या करते हैं कि इस रस्सी के सहारे में इसको पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक है, इसको रस्सी के सपोर्ट में पीछे की ओर खींचते हैं। जैसे ही खींचेगा, ये खींचा गया तीर है, तो ये आपका धनुष हो गया। ठीक है, जैसे पीछे खींचेगा तो उसके पास ऊर्जा होगी। अब वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, है ना। जो ऊर्जा आया है वो ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ऑब्वियसली जब उसको पीछे खींचा गया उसके पास एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गया, अब वो गतिज ऊर्जा में चला जाएगा। ठीक है, जब तभी वो वस्तु आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा। गतिमान हथौड़ा के पास भी गतिज ऊर्जा होती है। जितना भी गतिमान हथौड़ा है, एक्चुअल में क्या होता है कि हथौड़े से हम यूज़ करते हैं किसी वस्तु को, है ना, लाइक कील ठोकने में, या आपने देखा भी होगा कि धातु का निष्कर्षण में होता है, धातु के लोहे को पीट का जो अलग अलग रूप दिया जाता है वहाँ हथौड़े का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि हथौड़े को ऊपर से नीचे तक लाया जाता है, तो ऑब्वियसली उसके पास गति होगा। अब यहाँ पे गति रैखिक भी हो सकता है, वृत्तीय भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की गति हो सकती है। तो उससे जो ऊर्जा होगा वो होगा आपका क्या? गतिज ऊर्जा। लाइक गिरते हुए वर्षा की बूंद, कहीं और बादल में होता है, वो बूंद धीरे धीरे गिरते गिरते नीचे आ गया। ठीक है, तो हो गया क्या? गतिज ऊर्जा उसके पास।
तो ये सब एग्जाम्पल है गतिज ऊर्जा का। हाँ एग्जाम्पल तो है ही, अब इसका क्या फार्मूला होगा, फार्मूला ध्यान रखिएगा। मान कि m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु घर्षण रहित क्षैतिज तल पर, एक m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m दिया हुआ है, घर्षण रहित मतलब ऐसा सतह, घर्षण रहित क्षैतिज तल, ऐसा सतह जिसपे कोई घर्षण काम नहीं कर रहा, प्लेन हो, समतल हो, उस वस्तु पर, उस सतह पे वस्तु मतलब है गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तो वस्तु पर F बल कार्यरत है, मतलब उस वस्तु पर F बल लग रहा है, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर, मतलब इस पर घर्षण काम ही नहीं करेगा। जब घर्षण काम नहीं करेगा इसका मतलब वस्तु आगे की ओर बहुत तेज गति से जाएगा। घर्षण सहित होता तो इसका मतलब ये होता कि घर्षण काम करेगा, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन करवाता, गति को अवरोध करता, गति को रोकने का काम करता, ठीक है, ये होता है। तो माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, v वेग से गतिमान है और उस वस्तु पर F बल लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, मैं ऊपर करके दिखा दूं आपको। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा उसके लिए, देखिए हाफ mv², फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। ये हाफ mv² के बराबर क्या होगा, 1/2 mv², गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया उस वस्तु में, गतिज ऊर्जा हो गया हाफ mv², m हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, v हो जाएगा वस्तु का वेग। यहाँ पे एक नया कंडीशन है, अगर वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो क्या बदलाव आएगा, ये भी कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना। जनरल कंपटीशन के एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लो कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वेग को अगर दुगुना कर दिया जाए, मान लो इसका वेग है 2v, अगर वेग को दुगुना कर दिया गया तो ऐसे कंडीशन में उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m, v को लिखेंगे 2v का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, तो 4 आगे आ गया हाफ mv², 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 को हम आगे ले आए, 4 × 1/2 mv²। जब किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया गया, उस वस्तु में गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गया, जितना गतिज ऊर्जा था उसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ mv। तो अब है स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में अच्छे से जानो। तो हमारा अगला टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार और समझ लो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण, याद रखिएगा, विशेष अवस्था के कारण जो काम करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु में, वो वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। या तो विशेष अवस्था के कारण, पोजीशन में बदलाव के कारण, स्थिति में बदलाव के कारण, हम सिंपली कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, या स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव जो आएगा वो उसके स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। याद रखिएगा, चाहे वो बदलाव, उसके आकार में जो बदलाव होता है, उसके स्थिति में जो बदलाव होता है, वो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइक बैलून की बात करते हैं तो बैलून का अपना आकार होता है, ठीक है। जैसे उसको दबा दिए उसका आकार चेंज हो गया, या उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अब अलग अलग टाइप का होता है, उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, या उसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो बदलने के बाद जिन्हें आकृति बनाए हैं वो उसके पास ऊर्जा होगी। अगर उस ऑब्जेक्ट को वापस छोड़ दिया जाए तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, होता है ना। लाइक स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग के पास अभी ऊर्जा नहीं है, मान लो कोई ऊर्जा नहीं, यदि उसको खींचा गया, उसको स्ट्रेस किया गया, खींचा गया, अगर उसको मतलब खींचा गया, उसके पास ऊर्जा आ गई। अब कौन सी ऊर्जा आएगी, अगर उस स्प्रिंग को वापस आप छोड़ दोगे ना तो उसी पोजीशन पे आ जाएगा जैसे पहले था। उसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि पोजीशन में, बनावट में बदलाव के कारण जो ऊर्जा आया है वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि जल, बांध में ऊंचाई पर जल, कोई बांध होता है, उस बांध के ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है ना, ये बांध है, पानी का लेवल मान लो यहाँ तक भरा हुआ है, ये पानी का लेवल हो गया आपका। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बांध में पानी जो भरा हुआ है, तो अगर बांध चूंकि रोक रखा है पानी को, अगर बांध टूट जाए तो पानी फ्लो हो जाएगा, उसके पास एनर्जी भरा पड़ा है, बांध के पास भी एनर्जी है, पानी के पास भी एनर्जी, इतना ज़्यादा ऊर्जा है कि अगर बांध टूटा तो पानी पूरा का पूरा क्या होगा, फ्लो हो जाएगा।
लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बांध के पास पोटेंशियल एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि पानी को जाने नहीं देता, रोक लेता है। अब अगर ऐसा टूटा तो फिर पानी फ्लो हो जाएगा। तो बांध में ऊंचाई पे पानी जो जमा किया गया है उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे और भी बहुत से एग्जाम्पल। स्थितिज ऊर्जा अनेक प्रकार की हो सकती है, अनेक प्रकार की हो सकती है। मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के, अभी एग्जाम्पल में देखें जैसे कि बांध की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बांध टूटा तो पानी फ्लो हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि झरने, या मतलब इसको पहले ही मान लो, झरने के ऊपरी भाग के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, झरना के ऊपर में, क्योंकि झरना से जब पानी गिरता है तो स्थिति में बदलाव के कारण ऊर्जा आती है। उसके कारण घड़ी की ऐठी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। बचपन में क्या होता है कि एक्चुअल में आपने कभी देखा होगा, बचपन में खिलौना खेले हो भी होगे कि गाड़ी में स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, उसमें चाबी लगा देते हैं, इतना ज़्यादा चाबी को ऐड देते हैं कि वो स्प्रिंग के पास कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब वो ऊर्जा का ऑब्वियसली रूपांतरण होता है ना, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। अगर उस गाड़ी को चाबी लगाकर छोड़ दिया जाए तो उसके पास कौन सी ऊर्जा आएगी? वो उस गाड़ी गति में आ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रेस, चुंबक को कह सकते हैं कि जब स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। तो घड़ी गेम में चाबी को ऐंठा गया है स्प्रिंग को, तो घड़ी को चाबी देने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है, जो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। गुलेल के खींचे हुए रबर में स्थितिज ऊर्जा होती है। गुलेल आपने देखा भी होगा, पक्षी मारने के लिए, या वैसे मारना नहीं चाहिए, गलत बात है, पक्षी नहीं मारना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक जानदार चीज़ वो जानदार ही होता है ना, उसको जानदार ही रहना चाहिए, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, एक्चुअल में वो नैतिक कर्तव्य नहीं, लेकिन होना चाहिए कि हमारा ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि किसी भी जानदार चीज़ को ना मारे। हाँ, अगर ये जो गुलेल होता है, लाइक गुलेल में रबर होती है, रबर जैसे गुलेल को खींचते हैं तो खींचने के कारण उसके पास ऊर्जा आ जाती है। वो ऊर्जा, अगर गुलेल में कोई पत्थर लगा हुआ है, लाइक कुछ भी लगा हुआ, तो वो उसके पास गति आती है। तो ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो बदल गया है वो गतिज ऊर्जा में बदल गया। तो यहाँ ये नहीं बताना है, बल्कि गुलेल में जो रस टाना हुआ है वो है कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। खींची हुई कमान में स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, मतलब कमान का अर्थ होगा क्या? धनुष में स्थितिज ऊर्जा हो जाती है ना, या तीर की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तीर को हम खींचते हैं पीछे की ओर तो वो स्थितिज ऊर्जा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो गति में आ गया तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। चलो, इसका कुछ डेरिवेशन भी आप देखें ना, फार्मूला होता है। वैसे मैं बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है m इंटू जी इंटू ए। जो लिखा हुआ मैं सिंपली बता देता हूँ, है ना। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, h ऊंचाई तक उठाया गया, ठीक है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई तक उठाया गया है, तो यहां तक उठाने में जितना काम करना पड़ा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। ये भी होता है, ठीक है। मार्कर हमारी हथेली पर रखा हुआ है सतह से h ऊंचाई पर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा इस पर। अगर बल की वजह से मार्कर नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो h ऊंचाई तक हमने उसको रखा है, इसके पास ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? h ऊंचाई तक वस्तु पे रखा हुआ है। m द्रव्यमान का है, h ऊंचाई से रखा हुआ, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? m इंटू जी इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डेरिवेशन में कुछ खास नहीं है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये इसमें जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा? वो ऊर्जा इस प्रकार की। पोटेंशियल एनर्जी का ये दोनों रूप है, चाहे प्रत्यास्थ हो या स्थितिज विरुद्ध हो। एक और होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। 3 तरह का होगा, एक्चुअल में 2 होता है। एक ये होगा आपका, ये होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये भी प्रकार में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? लाइक स्प्रिंग हो गया, है ना। सपोज स्प्रिंग की लंबाई है x, उसको यदि हम खींचते हैं, स्ट्रेस करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, ठीक है। तो मान लो x डैश हमने खींच लिया या कंप्रेस कर लिया, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा खींचने, पोटेंशियल एनर्जी होगा, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा खींचने के बाद वो होगा हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, या x1 स्क्वायर, कुछ भी मान लो, x1 मान लो,
इसके पास ये ऊर्जा आ जाएगा हाफ के हो गया कोई गुरुत्वीय नियतांक के कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है, इसका कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब घड़ी में चाबी भर दी जाती है तो घड़ी के भीतर स्प्रिंग दब जाती है, दबने या खींचना दोनों, और वह तनाव में आकर एक विशेष अवस्था के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये खींचा गया, अगर इसको छोड़ दे रिलीज कर दे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो खींचने के दौरान उसके पास ऊर्जा आ गई, इतना ऊर्जा आ गई कि वो अपने पोजीशन पे वापस आ सकता है। घड़ी में भी ऐसे ही होता है, चाबी जैसे भरते हो, जैसे जैसे चाबी से स्प्रिंग को ऐंठते हो ना, तो उसके पास इतना ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है, इतना ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है कि अगर वो चाबी को निकाल के खिलौने को हुआ या कुछ भी हुआ ला के रख छोड़ दो, या घड़ी में होता है छोड़ दो, तो घड़ी में लंबे समय तक वो घड़ी का कांटा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वो स्प्रिंग भरा गया है, ऐसा हुआ है, स्थिर ऊर्जा इसके अंदर भरा गया है, ठीक है। अगला होगा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। इलेक्ट्रिक का जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो क्या होता है, ऑब्वियसली ये चार्ज की वजह से होगा। विद्युत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रति प्रतिकर्षित करते हैं, होते रहते हैं। और आवेशों के निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। दो तरह का आवेश होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, और समान आवेश दोनों के बीच में आकर्षण होगा, वही बोला है यहाँ, प्रति आकर्षित होगा। या तो दोनों का विकर्षण होगा, माइनस क्यू दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है प्लस क्यू एक दूसरे से ये भी दोनों दूर जाएगा। तो आकर्षण या विकर्षण के कारण जो ऊर्जा होती है इसके पास वो स्थितिज ऊर्जा होगा, लेकिन कौन सा रूप होगा, वो होगा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में, ये होता है स्थिर ऊर्जा का रूप, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, अगला मैं समझाता हूँ। तो अभी तो प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा हो गया, एक तो हो गया स्थिर विद्युत स्थिर ऊर्जा हो गया, एक होता है गुरुत्वीय। अगला पॉइंट है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैग्नेट के कारण, चुंबक के कारण आसपास का जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर कोई वस्तु को लाते हैं, लाइक चुंबकीय वस्तु को लाते हैं, जो जिसके चुंबक के प्रति आकर्षण विकर्षण होता है, उसी को लाएंगे। लाइक आयरन लाया, लोहे का चूर्ण लाया, लोहे का कुछ भी लाया, ठीक है। तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को लाते हैं तो ऑब्वियसली उसके बीच में आकर्षण होगा। तो आकर्षण इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। उस लोहे की वस्तु जिसको खींचा गया है, उस लोहे की वस्तु में आकर्षण का गुण आ गया है, उसके पास ऊर्जा आ गया है, वो चुंबक की ओर खींचा गया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर, एक्चुअल में दो तरह का चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र में। एक तो ये होता है कि एक धारावाही चालक तार है, ठीक है। अगर इसको टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए, प्लस माइनस सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाए तो धारावाही चालक बन जाएगा। मान लो धारावाही चालक ए से लेके शुरू है, बी तक खत्म है। वैसे सारे के सारे तो तार ही, ये भी वायर है, ये भी तार है, चालक तार है, धारावाही चालक तार हुए। प्लस से धारा जा रहा है, माइनस की ओर आ रहा है। तो जब धारा को प्रवाह करेंगे तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक तो वो होता है, एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, वो भी होता है। दो तरह का चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, सोर्स है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, वो क्षमता होता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होता है। कैसे समझेंगे आप, तो अभी मैंने समझाया है कि अगर ये मैग्नेट है, चुंबक है, ठीक है, अगर ये चुंबक है या धारावाही चालक तार ए भी है, इसमें हमने धारा प्रवाह किया, ये चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र, उसके अगर आसपास लोहे की वस्तु को लाकर, ये लोहे के चूर्ण को लाकर रखेंगे तो वो आकर्षण अनुभव करेगा, चुंबक के प्रति, धारावाही चालक के प्रति आकर्षण अनुभव करेगा, क्योंकि उसके पास ऊर्जा आ गई है। जिस ऊर्जा के कारण वो आकर्षण होगा वही ऊर्जा क्या कहलाएगा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का समान रूप है, और भी है समान संक्षिप्त रूप। इसके और भी अलावा जैसे रासायनिक ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया आपका, या विद्युत ऊर्जा हो गया, इन सब के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो कुछ 2-3 टॉपिक आज समझ लेते हैं, फिर अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है। चलिए, पहला है रासायनिक ऊर्जा। तो ऊर्जा के अनुरूप में पहला हम लोग रासायनिक ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं।
अगला है हमारा रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा का अन्य रूप होता है, ऐसा नहीं किसी विद्युत ऊर्जा होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा, इसके अलावा और भी रूप होता है ऊर्जा का, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा ऊर्जा का रूपांतरण में रासायनिक ऊर्जा के बारे में आप अच्छे से समझते भी होंगे। हाँ, रासायनिक ऊर्जा क्या होगा? परमाणु बंधनों के बीच संग्रहित ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा परमाणु बंधनों के बीच में, हर एक रासायनिक यौगिक के पास रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि रासायनिक यौगिक में होता है रासायनिक पदार्थ, मतलब तत्व यौगिक कुछ भी मिले होते हैं, तो ऑब्वियसली उन यौगिकों के तत्वों के बीच में बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, रासायनिक ऊर्जा के कारण होता है। तो उन बंधनों के बीच रासायनिक ऊर्जा जमा होता है। उदाहरण के लिए हम लकड़ी कोयला को जलाते हैं, ईंधन से उत्पन्न होने, लकड़ी और कोयला कुछ भी हो, अगर इसको जलाते हैं या प्राकृतिक गैस हो, कुछ भी हो, उसको जलाने से ईंधन से उत्पन्न होने वाली रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में देख सकते हैं, जैसे कोयला होगा, यहाँ का पेट्रोलियम होगा, और पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम गैस हो गया। मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ कोयला है, ठीक है। कोयला जो बना है वो किससे? कार्बन से। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, मिनरल्स, इन कंपोजिशन से बना हुआ है। तो इनसे बना हुआ है कार्बन। अगर ये जलता है तो इसका मतलब है कि इनके यौगिक के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, तो वो क्या होगा? टूटेगा। ऑब्वियसली जब उसको ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जब ये जलता है तो उसके बीच बंधन टूटेगा, तो उसके पास एक्चुअल में रासायनिक ऊर्जा होती है। चाहे वो पेट्रोलियम हो आपका, चाहे पेट्रोलियम में कार्बन है, सेम कंपोजिशन लगभग होता है, ठीक है। और कंपोजिशन नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इसमें एक चेंज हो जाएगा, जो मिनरल्स होता नहीं है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये कंपोजिशन होते हैं इन यौगिक में, इन ईंधन में। एक्चुअल में ये सब जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीव जंतु के मृत शरीर से प्राप्त किया गया है। तो इसके पास ये सब जो पदार्थ मौजूद है, जब ये जलेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। चाहे वो कोयला जल रहा, आप कोयला जलेगा तो देखो इसमें उष्मा कितना होता है। वैसे किसी में उष्मा ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो सबसे ज़्यादा उष्मा जो होता है वो हाइड्रोजन गैस में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का उष्मीयमान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अत्यंत दहनशील पदार्थ है, बहुत तेज गति में जलता है, अपर्याप्त मात्रा में उष्मा। आपको पता है कि सन पर 80% जो सन का जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन है, और 20% जो है वो